फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रेच्युटी के बारे में। हालांकि इसके पहले जब हमने रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में चर्चा की थी, उसमें ग्रेच्युटी की भी चर्चा हुई थी, लेकिन हमारे कई व्यूअर्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप ग्रेच्युटी पे एक डिटेल प्रेजेंटेशन दें। तो मैंने सोचा इट्स बेटर टू प्रेजेंट ग्रेच्युटी एट लार्ज। ग्रेच्युटी को हम डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी भी कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं कि ग्रेच्युटी हमें यदि इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमेसिस ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर रिटायरमेंट, उसको भी ग्रेच्युटी मिलती है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको भी ग्रेच्युटी मिलती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी मीन्स एप्रिसिएशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ पास्ट सर्विस रेंडर बाय देम। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करता है बिकॉज ही हैज रेंडर्ड टू द एम्प्लॉयर फॉर लॉन्ग, तो उस एप्रिसिएशन को हम ग्रेच्युटी कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रेच्युटी अनफॉर्चुनेट डिमेसिस यदि रिटायरमेंट के पहले होता है, इस केस में भी मिलता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी मिलता है। जब एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलता है तो वो इनकम सैलरी इनकम में आती है, और in case of unfortunate demise of employee, in that case legal heir of the employee receive the gratuity, and that amount of gratuity will come under the head income from other source of the legal heir। और इन दोनों ही situations में up to certain extent under section 10 subsection 10 of income tax act कुछ exemptions मिलता है, और उस लिमिट उस एक्सटेंट के बियॉन्ड जो भी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है, आइदर अंडर सैलरी इनकम और अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट वुड बी टैक्सेबल। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एम्प्लॉयज आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 heads. The first one, employees of government and local authorities, employees covered under Payment of Gratuity Act, and other employees। ग्रेच्युटी के हिसाब से एम्प्लॉयज को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक वो जो लोकल अथॉरिटीज और सरकारी एम्प्लॉय हैं, दूसरा वो एम्प्लॉय जिसका एम्प्लॉयर या वो एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड हो, और तीसरा वो एम्प्लॉय जो इन दोनों में से कोई नहीं हो। हम बात करेंगे इन तीनों ही कैटेगरीज एम्प्लॉयज के बारे में कि उनका एग्जम्पशन किस लिमिट तक है, और उस एग्जम्पशन लिमिट के बाद इफ ही रिसीव्स एनी मोर एनी मोर ग्रेच्युटी, दैट अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। सो द फर्स्ट वन इज employees of government and local authorities। Here say the entire amount of death cum retirement gratuity received by employees of government and local authority is exempt under section 10 subsection 10 of the income tax act। It means whatever gratuity the government official or employees of the local authority receive, it would be exempted to any extent। सरकारी कर्मचारियों को या लोकल अथॉरिटीज के जो कर्मचारी होंगे उनको कोई भी रकम ग्रेच्युटी की मिलेगी, वो सारी रकम एग्जम्प्टेड होगी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, वो एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं, उनमें कहते हैं कि उनको जो एग्जम्पशंस मिलेगा इन 3 पॉइंट में से जो सबसे कम होगा उस एक्सटेंट तक दे विल गेट एग्जम्प्ट, एंड बियॉन्ड दैट extent the amount would be taxable if he has received any more amount to this score। पहला है, the first one is actual amount of gratuity received। उन्होंने जितना अमाउंट पाया अपने डिपार्टमेंट से ग्रेच्युटी, वो अमाउंट, या 15 days last drawn salary और 7 days last drawn wages for every completed year of service और season respectively। यहां मैंने बताया है कि जो मंथली रेटेड एम्प्लॉय हैं और वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड हैं,
तो कहते हैं कि 15 दिन जो सबसे अंतिम महीने की, जिस महीने रिटायर किए उस महीने की जो सैलरी होगी, उस सैलरी के 15 दिन का सैलरी और जितने साल उन्होंने उसमें सर्विस किया है, सर्व किया है उस एम्प्लॉयर को, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट। एंड थर्ड अमाउंट इज 20 लाख। आई अगेन रिपीट, minimum of the following 3 points would be exempted in case of those employees who are covered under Payment of Gratuity Act. And the first amount is actual amount of gratuity received by the employer from the employer. Second one, 15 days last drawn salary for every completed year of service. मतलब जो अंतिम महीने की तनख्वाह मिली है उस तनख्वाह के हिसाब से 15 दिन की जो तनख्वाह होगी और जितने साल नौकरी किया है उतने साल की प्रति ईयर 15 दिन की सैलरी के हिसाब से। और तीसरा है 20 लाख। मैंने 7 डेज के बारे में जिक्र किया, मैंने कहा 15 डेज फॉर मंथली रिटायर्ड एम्प्लॉइज एंड 7 डेज फॉर सीजनल एम्प्लॉय। जो सीजनल एम्प्लॉय हैं उनका ईयर नहीं होता है, उनकी काउंटिंग सीजन से होती है और प्रति सीजन 7 दिन के हिसाब से जितने सीजन उन्होंने नौकरी की है उसके हिसाब से उनकी रकम तय होगी। और इन तीनों रकम में से जो रकम कम होगी वो रकम टैक्स एग्जम्प्ट होगा और उसके ऊपर यदि कोई रकम आपने प्राप्त किया है तो वो टैक्सेबल होगा। अब होगा, इसमें दो चीजें हैं, 15 डेज सैलरी और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। दो चीज कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने कहा है कि 15 दिन की सैलरी का मतलब एक महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें से 15 दिन और एक महीने कैलकुलेट होंगे 26 वर्किंग डेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय 31 मार्च को या मार्च महीने में रिटायर किया, उसकी तनख्वाह लास्ट ड्रॉन सैलरी 1 लाख रुपए थी, तो हमें लगता है कि 15 दिन की सैलरी उनकी 50,000 होगी, लेकिन नहीं। यदि एक महीने को हम 26 वर्किंग डेज मानते हैं, मतलब वो 1 लाख रुपए उन्हें 26 दिन के काम के लिए मिला, इसलिए 15 दिन की तनख्वाह जो होगी वो करीब 57,600 के आसपास बैठेगी। तो इस तरह से 15 डेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी के हिसाब से सैलरी का कैलकुलेशन होगा। और द सेकेंड वन इज कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इसमें कहते हैं कि ये एम्प्लॉय जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड है उनका कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। यदि किसी वर्ष 6 महीने से अधिक नौकरी कर ली है तो वो पूरी साल गिनी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 31 साल 6 महीने 15 दिन नौकरी की तो उनकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 32 साल मानी जाएगी, ना कि 31 साल। तो इन दो बातों को ध्यान रखना है हमें। और यही दोनों बातें जब हम उस एम्प्लॉय के ग्रेच्युटी के एग्जम्पशंस के बारे में बात करते हैं जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, इन्हीं दोनों बातों में फर्क है। बाकी first or third points are the same. Here you see, for those employees who are not covered under Payment of Gratuity Act, minimum of the following is abject. Minimum what? Actual amount of gratuity received. ये जैसे ग्रेच्युटी एक्ट कवर्ड वाले एम्प्लॉय का था, यहाँ भी वैसे ही है। तीसरा पॉइंट 20 लाख, वहां भी 20 लाख था, यहाँ भी 20 लाख था और यहाँ भी 20 लाख है। केवल डिफरेंस है पॉइंट नंबर सेकेंड में, जिसपे लिखा हुआ है हाफ मंथ एवरेज सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 10 months फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इंस्टेड 15 days salary, last drawn salary for every completed year of service. So the difference is in case of employees covered under Payment of Gratuity Act, it was 15 days last drawn salary, or in case of those employees who are not covered under Payment of Gratuity Act, half month average salary of preceding 10 months for every completed year of service. यहां जो कैलकुलेट करते हैं हम हाफ मंथ सैलरी मीन्स इफ
प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल पिछले 12 महीने से, रिटायरमेंट के 12 महीने पहले से 1 लाख प्रति माह सैलरी मिल रही थी आपको, और जिस महीने रिटायर किए उससे 10 महीने पहले तक 1 लाख की मिलती होगी। इसका मतलब एवरेज प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी 1 लाख रुपए हुई, और हाफ मंथ मीन्स 50,000। हियर यू सी द डिफरेंस between those employees who are not covered under Gratuity Act, where half month average salary of preceding 10 months, and the employees who are covered under payment of Gratuity Act, here it was 15 days last drawn salary or wages. इन तीनों में से जो कम होगा वो अमाउंट, वो एक्सटेंट एग्जम्प्ट होगा, उसके बियॉन्ड इफ यू हैव गॉट एनी अमाउंट on account of gratuity, that would be taxable. Here if you compare with those employees who are covered under Gratuity Act and who is not covered under Gratuity Act, there are 2-3 difference. The first difference is, in case of covered 15 days salary, last month salary. In case of not covered, it is half month average salary of preceding 10 months. And the second point is the completed year of service. In case of employees who was covered under payment of Gratuity Act, completed year of service means if you have worked more than 6 months in any year, that year would be treated as a complete year. But in case of employees who are not covered under payment of Gratuity Act, complete year means complete year. यदि एक भी दिन किसी साल में कम नौकरी की है तो वो साल नहीं माना जाएगा. And one more thing that is applicable in both the cases, for employees covered under payment of Gratuity Act and for employees not covered under payment of Gratuity Act, salary for the purpose of gratuity includes dearness allowance up to the extent it is a part of terminal benefits. मतलब बेसिक सैलरी तो होगा, डियरनेस ये जो ऐड होगा वो उसी एक्सटेंट तक ऐड होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी सैलरी में जिस अमाउंट पे टर्मिनल बेनिफिट आपको मिलता होगा. ऑल अदर अलाउंसेस एंड प्रेक्विजिट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड. दूसरा अलाउंस और प्रेक्विजिट कोई इंक्लूड नहीं होगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, उस डिसीजन में यह कहा गया है कि वो कमीशन जो कि किसी एम्प्लॉय को उसके टर्नओवर के फिक्स्ड परसेंटेज के फॉर्म में मिलता है, वो कमीशन सैलरी का पार्ट होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द ग्रेचुटी. आई अगेन रिपीट, basic salary plus extent of plus dearness allowance to that extent which is the part of the terminal benefits would be added in the salary for the calculation of gratuity. All other allowances and perquisites will not be included, and as per Supreme Court decisions, if you have got any commission, if you have received any commission which is a fixed percentage of your turnover, then it would be included in the salary for the purpose of calculation of gratuity, else it will not be included in salary for the purpose of calculation of gratuity. इन सारी चीजों को गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनमें तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, जो भी ग्रेचुटी मिलेंगी वो सब एग्जेम्प्टेड हो गए. केवल डिफरेंस है उन एम्प्लॉय का जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है और जो कवर्ड नहीं है. इसको हम एक एग्जाम्पल से बेहतर ढंग से समझ सकते हैं. There is one example. Mr. Gentleman submit the following information. Basic salary on the date of retirement was 50,000 per month. Dearness allowance 50% of basic salary, but 60% part for retirement benefits. Date of retirement was 31st August 2022. No increment since last 2 years. Period of service 31st year, 31 years. 7 months. Gratuity received 14 lakh. It is 14 lakh. Here the question is calculation of gross salary for assessment year 23-24 if the first option is covered under payment of gratuity act and the second option is not covered under payment of gratuity act. Here we see the solution. If not,
टैक्सेबल ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही केस में 3 पॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ये 14 लाख है, दोनों ही केस में ये बराबर है। द सेकेंड पॉइंट, under in case of employees not covered under payment of gratuity act, हाफ मंथ एवरेज सैलरी, और यहाँ यदि हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 बेसिक सैलरी और डीए 50% है, जिसका 25,000 होता है, उसका 60% इज अवेलेबल फॉर टर्मिनल बेनिफिट्स। सो ये दोनों जोड़ने के बाद एक महीने की सैलरी बनती है 65,000, क्योंकि आधे महीने की सैलरी है तो इस केस में ये 32,500 बनती है। जबकि फॉर दोज एम्प्लॉइज हु इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, वहां दूसरे पॉइंट में 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करनी है, और जब कैलकुलेट करते हैं तो सैलरी यहाँ भी 65,000 ही आती है एक महीने की, लेकिन इस केस में एक महीने 26 वर्किंग डेज का माना जाता है और हमें 15 दिन की सैलरी निकालनी है, इसलिए ये 65,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइडेड बाय 26 और ये आता है 37,500। सो देखते हैं दूसरे पॉइंट में देखते हैं कि आधे महीने की सैलरी ये 32,500 आता है और दूसरे केस में 15 दिन की सैलरी 37,500 आता है। अब यदि इसमें इस अमाउंट में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस की बात करें, हमने सवाल में देखा था कि टोटल पीरियड ऑफ सर्विस इज 31 ईयर्स 7 मंथ। इट मीन्स यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 31 ईयर 7 मंथ्स in case of employees who is not covered under payment of gratuity act, वहां कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही मानी जाती है, इसलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स इज 31। यदि 32,500 को मल्टीप्लाई करते 31 से, इट कम्स टू 10,07,500। Whereas in case of those employees who is covered under gratuity act, यहाँ भी लेंथ ऑफ सर्विस वही है, पीरियड ऑफ सर्विस वही है, लेकिन यहाँ इसमें पीरियड ऑफ सर्विस कैलकुलेट कंप्लीटेड ईयर्स पीरियड ऑफ सर्विस कैलकुलेट करने में ये कहा गया है यदि 6 महीने से किसी साल में अधिक नौकरी करता है तो वो पूरे साल गिने जाते हैं, इसलिए यहाँ टोटल पीरियड ऑफ सर्विस वुड बी 32 ईयर्स और इसको 37,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स टू 12 लाख। सो हमने अभी तक कैलकुलेट 2 पॉइंट कर लिए हैं, 14 लाख दोनों ही केस में बराबर है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड पॉइंट, आधे महीने की सैलरी और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, इट कम्स टू 10,07,500, whereas in other case it is 12 lakh. Now the third point is maximum amount exempt 20 lakh, in both the cases is equal. After that हम ये देखते हैं कि कितने पैसे मुझे मिले। पहला पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दोनों में बराबर है। दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम एग्जम्पशंस, पहले केस में दूसरा केस है आधे महीने की सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इट इज 10,07,500, whereas in those employee who is covered under payment of gratuity act, it is 12 lakh. Maximum amount eligible for exemption is 20 lakh only. So हम बात करेंगे कि एग्जेम्पशंस हमारा 20 लाख मैक्सिमम है, और इन तीनों पॉइंट्स में से जो कम हो, इन तीनों पॉइंट में 14 लाख, 10 लाख 7,500 और 20 लाख, इन तीनों में से सबसे कम 10 लाख 7,500 होता है। सो इन द फर्स्ट केस द एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी वुड बी 10,07,500 एंड इन अदर केस इट इज 12 लाख। सो द टैक्सेबल ग्रेच्युटी वुड बी, हमने 14 लाख मुझे मिला था, एग्जेम्पशंस हैं इसमें 10,07,500, तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी 14 लाख माइनस 10 लाख 7,500, इट वुड कम 3,92,500, एंड इन अदर केस इट वुड कम 14 लाख माइनस 12 लाख, इट वुड कम 2 lakh. So I have shown here it is taxable gratuity in first case it is 3,92,500, whereas it is 2 lakh in the other case. So total gross salary would be in first case it would be
7,67,500, and in second case it would be 5,75,000 only. So यहाँ हम देखते हैं कि कैलकुलेशन के हिसाब से वन एम्प्लॉय हु इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, उनका टैक्सेबल सैलरी अधिक होता है, जबकि दो एम्प्लॉइज के लिए सेम टर्म्स कंडीशन में टैक्सेबल ग्रेच्युटी कम होता है। इसलिए चूंकि टैक्सेबल ग्रेच्युटी जिसमें कम होगा, ग्रॉस सैलरी भी उसकी कम होगी, जिसकी अधिक होगी टैक्सेबल ग्रेच्युटी, उसकी ग्रॉस सैलरी भी अधिक होगी। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यदि पसंद आया हो, इसे लाइक करें, अपना कमेंट भी दें, आपको अच्छा लगा, कुछ डाउट्स है ये भी पूछें, कुछ कमियां हैं ये भी बताएं, और हमारा चैनल एस्टोन टैक्सविन यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।